हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन आज जो हमारा जो टॉपिक है वो हमने प्लांटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया था। और आज पोमोलॉजी का पहला फ्रूट अपन पढ़ने जाने वाले हैं और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मैंगो। आज का जो हमारा टॉपिक है मैंगो के बारे में अपन डिस्कस करेंगे और मैंगो के बारे में अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला जो अपना टॉपिक होगा उसमें पहला क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे, मैंगो से संबंधित जो भी इंट्रोडक्शन से संबंधित जो सामान्य परिचय है मैंगो का, उसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। और ये आपको इस तरीके की आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये जो मैंगो की पिक्चर है, यानी कि अपन बात करें पर्टिकुलर आपके सिलेबस के अंदर फ्रूट दे रखे हैं और उस फ्रूट में यानी कि फलों के अंदर अपन बात करें तो मैंगो के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? मैंगो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करना है और अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन आपको करना है। और इसके अंदर अपन बात क्या करने वाले हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट वेराइटीज के बारे में बात करने वाले हैं, साथ साथ इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, साथ साथ हम इसको उर्वरक फर्टिलाइजर जो होते हैं, सोइल कौन सी होती है और उसके बाद में इसका प्रोपोगेशन किस तरीके से करते हैं, प्लांट प्रवर्धन किस तरीके से करते हैं और इसके जो इंसेक्ट और डिजीज कौन सी लगती है, जो भी इंपॉर्टेंट बात है जो आपके सिलेबस के अंतर्गत अपन बात करेंगे वो सारी बातों के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको क्या उसका क्लासिफिकेशन, उसका क्रोमोसोम नंबर देखना है, कैसे इस तरीके हार्वेस्टिंग करते हैं, कौन सी स्टेज पे इसको हार्वेस्टिंग करते हैं, मैच्योरिटी पीरियड कौन सा होता है, किस टाइम में उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, ब्रिक्स रेशियो कितना होना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में अपन जानकारी आज की इस मैंगो की क्लास में लेने वाले हैं। और निश्चित रूप से आपको अच्छे से समझने आने वाला है, अपने पास नोटबुक रखना। उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, इसके मैंगो के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंगो के बारे में अपन देखें तो मैंगो के बारे में सबसे पहले स्टार्टिंग अपन बात करें तो स्टार्टिंग में मैंगो के बारे में अपन इस तरीके से देखेंगे और मैंगो के बारे में, और वो मैंगो के बारे में आम के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। और आम आपको पता है, आम के बारे में सबसे पहले अपन देखेंगे मेंजीफेरा इंडिका के बारे में अपन बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? मेंजीफेरा इंडिका के बारे में। और ये जो अपना टॉपिक रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में अपन बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन एक पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो ये जो फ्रूट है हमारे राजस्थान के सापेक्ष अपन बात करें, भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होता है, यानी कि एरिया के बारे में बात करें, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा केला का होता है, उसके बाद में आम आता है। राष्ट्रीय फल के नाम से जाना जाता है, बाथरूम फ्रूट के नाम से जाना जाता है और भारत का राष्ट्रीय नेशनल फ्रूट जो है वो मैंगो ही है। सबसे पहले इसमें पॉइंट आउट अपन बात करें तो सबसे पहले पॉइंट आउट में अपन देखेंगे, इसमें पहला पॉइंट अपन इस तरीके से देख लेते हैं। पहला पॉइंट देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन का पॉइंट देख लेते हैं। किसका पॉइंट देख लेते हैं? क्लासिफिकेशन का। अर्थात क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं? वर्गीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीकरण बोलते हैं। मैंगो का क्लासिफिकेशन में सबसे पहले इसका वानस्पतिक नाम के बारे में बात करेंगे और वानस्पतिक नाम हम इस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि वानस्पतिक नाम क्या होता है, यानी कि बोटनिकल नेम के बारे में अपन बात करें और इसका जो बोटनिकल नाम होता है वो क्या होता है? बोटनिकल नाम हम इस तरीके से देखेंगे, मेंजीफेरा इंडिका। क्या नाम होता है इसका? मेंजीफेरा इंडिका। ये एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आम का जो बोटनिकल नाम है वो क्या है? मेंजीफेरा इंडिका है। कौन सा है? मेंजीफेरा इंडिका। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास के बारे में अपन बात करें, बोटनिकल नाम के बारे में बात करें, इसके उत्पत्ति के बारे में, फल का प्रकार कौन सा इसकी फैमिली होती है। तो फैमिली जो होती है इसकी, फैमिली जो होती है एनाकार्डियेसी फैमिली होती है। कौन सी फैमिली होती है? एनाकार्डियेसी फैमिली होती है। एनाकार्डियेसी की क्या होती है? फैमिली होती है और एनाकार्डियेसी के अंतर्गत ये आता है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी उत्पत्ति स्थान के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसकी जो उत्पत्ति, ओरिजिन स्पेस है, यानी कि उत्पत्ति के बारे में एग्जाम में यहां से ओरिजिन जो स्पेस है, ओरिजिन जो स्पेस है उसके बारे में एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और इसका जो ओरिजिन है वो इंडो वर्मा है। कहां पर है? इंडो वर्मा। और उसके बाद में इसमें क्रोमोसोम नंबर के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? क्रोमोसोम नंबर के बारे में बात करें तो इसका जो गुणसूत्र नंबर या क्रोमोसोम नंबर है वो क्रोमोसोम नंबर होगा 2n बराबर। 2n बराबर अपन बात करें तो 2n बराबर 40 होता है। इसमें ध्यान रखना क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 2n बराबर कितने नंबर होते हैं? इसमें 40 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 40 नंबर होते हैं। आपको पता होना चाहिए 40 नंबर होते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद में इसके फल का प्रकार के बारे में बात करें, फल के प्रकार के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? फल के प्रकार के बारे में बात करें तो फल का प्रकार जो होता है वो कैसा होता है? इसमें फल के प्रकार के बारे में बात करें
तो फल का जो प्रकार होता है इसमें अस्टिल टाइप का होता है। कैसा होता है? अस्टिल टाइप का, अस्टिल प्रकार का। यानी कि अस्टिल प्रकार कैसे सर? अस्टिल प्रकार का मतलब होता है ड्रूप टाइप का, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ड्रूप टाइप का। कैसा होता है? ड्रूप टाइप का होता है, अर्थात स्टोन लाइक संरचना होती है। आपने देखा होगा मैंगो के अंदर, इस तरीके से यहां पे देख लेते हैं इसको। आपने देखा होगा मैंगो के अंदर खाने योग्य जो भाग होता है, उस खाने योग्य भाग को अपन क्या कहते हैं? उस खाने योग्य भाग को अपन मीजोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोकार्प कहते हैं। और आपको पता है मध्य फल बीती खाते हैं, और इसके अंदर एक अंदर की तरफ स्टोन लाइक संरचना होती है। इसलिए इसका जो फल का प्रकार है, इसका जो फल का प्रकार है वो फल का प्रकार कैसा हो गया? स्टोन लाइक संरचना, यानी कि इसको अपन बोलते हैं अस्टिल प्रकार का, जिसका जैसे आंवला का भी अस्टिल प्रकार का है, वुड लाइक संरचना अस्टिल प्रकार का है, जिसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? ड्रूप टाइप का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रूप टाइप्स का। इसके बाद में इसके जो उपनाम है, या एग्जाम में यहां पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। यहां से इंपॉर्टेंट एक मैं आपको बता देता हूं, यहां से इस बॉक्स से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो पूछा जाता है उपनाम का। किसका नाम का? उपनाम। कि मैंगो के उपनाम कौन कौन से हैं, ये जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता है इसे फलों का राजा, बाथरूम फल और राष्ट्रीय फल के नाम से जाना जाता है। इसको क्या क्या नाम है? इसके जो नाम अपन बात करें तो इसके जो नाम है वो अपन बात करें, इसको एक नाम तो उपनाम के रूप में फलों का राजा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? फलों का राजा, फलों का राजा कहा जाता है। दूसरा इसको क्या कहा जाता है? बाथरूम फ्रूट के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? ये बाथरूम फ्रूट के नाम से जाना जाता है, बाथरूम फ्रूट्स फल के नाम से जाना जाता है। और तीसरा इसका नाम है राष्ट्रीय फल। ध्यान रखना, राष्ट्रीय फल एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। खाने योग्य भाग यदि आपको पूछ ले तो खाने योग्य भाग क्या होगा? इसका अंदर वाला जो भाग होता है, खाने योग्य भाग के बारे में बात करें तो खाने योग्य अपन बात करें भाग का बारे में बात करें तो खाने योग्य इसका जो भाग होता है, यानी कि एडिबल पोर्शन जो होता है, वो एडिबल पोर्शन के बारे में अपन बात करें। एडिबल पोर्शन जो होता है, एडिबल पोर्शन यानी कि खाने योग्य जो भाग होता है वो मीजोकार्प होता है। कौन सा होता है? मीजोकार्प। अर्थात इसको बोलते हैं मध्य फल बीती। इसको क्या बोला जाता है? मध्य फल बीती बोला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि आम का खाने योग्य भाग कौन सा है, आम का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है आपको, आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? मध्य फल बीती है। कौन सा है? मध्य फल बीती है। तो ये मैंने आपको आम का क्लासिफिकेशन बता दिया है, और क्लासिफिकेशन में क्या क्या पॉइंट फाइंड आउट किए हैं आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि इसका जो बोटनिकल नाम होता है, बोटनिकल नाम यदि आपको पूछ ले तो मेंजीफेरा इंडिका है। कौन सा नाम है? मेंजीफेरा इंडिका। फैमिली कौन सी है? फैमिली को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, कुल कौन सा है इसका? कुल अपन बात करें तो कुल कौन सा है? एनाकार्डेसी कुल है। उसके बाद में उत्पत्ति स्थान इंडोवर्मा है। इसमें क्रोमोजोम नंबर के बारे में बात करें तो 2n बराबर क्रोमोजोम नंबर कितने हैं? 40 हैं, इसमें 40 हैं। फल का प्रकार कैसा है? फल का प्रकार मैंने बता दिया स्टील टाइप का होता है, इस तरीके से स्टोन टाइप का, जो वुडली टाइप का, क्योंकि अंदर गुट्ठी होती है और गुट्ठी वुडली टाइप की होती है, लकड़ी टाइप की होती है, इसलिए उसको स्टील प्रकार का या ड्रूप प्रकार का फल कहते हैं। इसके बाद में इसके पुष्प क्रम के बारे में यदि आपको पूछ ले कि सर इसका पुष्प क्रम क्या होता है, तो पुष्प क्रम की आपको याद रखना है पेनिकल प्रकार का होता है। कैसा होता है? पेनिकल प्रकार का होता है। ध्यान रखना, पुष्प क्रम पेनिकल प्रकार का होता है। तो ये क्लासिफिकेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी। कौन कौन से इसके उपनाम है? इसे फलों का राजा कहते हैं। फलों का राजा किसे कहते हैं? आम को। बाथरूम फ्रूट किसे कहते हैं? क्योंकि इसको छिपके से खाते हैं, बाथरूम में ज्यादा इसका यूज, क्योंकि वो जो मुंह होता है, मुंह खराब होने की वजह से इसको बाथरूम फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है, और राष्ट्रीय नेशनल फ्रूट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये एग्जाम में क्लासिफिकेशन से भी पूछा जाता है कि आम की फैमिली कौन सी है, बताइए। एनाकार्डिसी। आम का बोटनिकल नाम मेंजीफेरा इंडिका। आम में गुणसूत्र 40। उसके बाद में किस फल का प्रकार? स्टील प्रकार का होता है। पुष्पक्रम पेनिकल होता है, इसे बाथरूम फ्रूट कहते हैं। उसके बाद में दूसरा हम बात करें, दूसरी अपन देखें तो ये सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आम अपन पढ़ रहे हैं, पहला फ्रूट्स जो अपना है वो आम मैंगो है, और उसके बाद में क्लासिफिकेशन के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। अब अपन बात करने वाले हैं इसके अंदर एक नोट डाल के एक चीज ध्यान रखना, एक नोट डाल के एक चीज पूछी जाती है, ध्यान रखना आम के अंदर, और नोट डालकर एक जनरल इंफॉर्मेशन जरूर पूछी जाती है। आम के अंदर बहुभूणता पाई जाती है, पोली एम्ब्रियोनिक कंडीशन पाई जाती है। बहुभूणता कंडीशन यानी कि एक ही भ्रूण से बहुत सारे भ्रूणों का निर्माण होता है। निषेचन के दौरान
मल्टीपल डेवलप होते हैं भ्रूण, तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता। यानी कि एक ही अपन बात करें तो भ्रूण का जो विकास होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो ये बहुभ्रूणता इसमें पाई जाती है। तो बहुभ्रूणता जो होता है, पॉलीएम्ब्रियन कंडीशन जो होती है वो पाई जाती है। बहुभ्रूणता अपन बात करें, ये इस तरीके से अपन इसमें लिख देते हैं, पॉलीएम्ब्रियन कंडीशन, अनेक प्रकार के भ्रूण का निर्माण होना। एक ही सीड से अनेक प्रकार के भ्रूण जो डेवलप होते हैं, जैसे नींबू में भी पॉलीएम्ब्री पाए जाते हैं। एक ही गुठी से बहुत सारे, आपको देखा होगा गुठी के अंदर 2-3 अपने क्या हो जाता है, जर्मिनेशन, सीडों का निर्माण हो जाता है, 3-4 पौधे बन जाते हैं एक ही गुठी से। वो नींबू में भी इसी तरीके की कंडीशन पाई जाती है, नींबू में भी और जामुन में भी बहुभ्रूणता पाई जाती है। उसी प्रकार से आम में भी। कैसे? जैसे आपने देखा होगा इसका स्टोन टाइप वाला लूक वाला बात होता है, वहां से कभी कभी 2 भ्रूण बन जाते हैं, एम्ब्रियो, 2 एम्ब्रियो बन जाते हैं और वहां से 2 पौधे का निर्माण हो जाता है, 2 पौधे बन जाते हैं। एक एम्ब्रियो बन गया, एक ही गुटी से दूसरा एम्ब्रियो बन गया, तीसरा। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? बहुभ्रूणता बोलेंगे। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? बहुभ्रूणता बोलेंगे। यानी कि कहने का मतलब इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? बहुभ्रूणता बोला जाता है। तो पॉलीएम्ब्रियन कंडीशन किसमें, और इसके अलावा आम के अलावा किसमें पाई जाती है? नींबू में भी पाई जाती है और किसमें पाई जाती है? जामुन में भी पाई जाती है। ये आपको याद रखना है, नींबू में भी पाई जाती है और किसमें पाई जाती है? जामुन में भी पाई जाती है। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना कौन से फ्रूट में बहुभ्रूणता पाई जाती है? नींबू और जामुन में पाई जाती है। इसके बाद में ये कैसे सर? मैंने आपको बता दिया, एक ही गुठी होती है, एक ही सीड होती है, उसमें अनेक प्रकार के जो एम्ब्रियो डेवलप होते हैं उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। और अनेक प्रकार के जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, और नेक्स्ट अपन देखें तो इसी के अंदर अपन देख लेते हैं। ये बहुभ्रूणता वाला टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आ गया। अब इसमें अपन देखने की कोशिश करेंगे और इसमें अपन देखेंगे कि ये पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन किस तरीके से होती है, वो आगे बात करेंगे। अब नेक्स्ट इसके क्लासिफिकेशन के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और वो जो क्लासिफिकेशन है सर, इसमें परागकण किसके द्वारा होता है? परागकण किसके द्वारा होता है? देखो, एक और चीज पूछी जाती है इसमें परागकण के बारे में। तो यदि आपको पूछे सर परागकण किसके द्वारा होता है, तो परागकण याद रखना हाउस फ्लाई के द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं आपको। परागकण की क्रिया हाउस फ्लाई के द्वारा होता है। घरेलू मक्खी, यानी कि हाउस फ्लाई का मतलब क्या होता है? हाउस फ्लाई के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हाउस फ्लाई के द्वारा। और इसे कहते हैं घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो होती है, वो घरेलू मक्खी जो होती है उसके द्वारा इसमें परागकण की क्रिया होती है, घरेलू मक्खी के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर आपको पूछ ले कि आम के अंदर परागकण किसके द्वारा होता है, तो वो घरेलू मक्खी यानी कि हाउस फ्लाई के द्वारा होता है। पुष्प कलिकाएं, फ्लोर बड डिफरेंशियस अटुम्बन, यानी कि इसमें जो पुष्प कलिकाएं निकलती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि इसमें पुष्प कलिकाएं कब निकलती है? पुष्प कलिकाएं आपको पता होना चाहिए कि जो इसकी पुष्प कलिकाएं ये बड डिफरेंशियस हैं, यानी कि अपन फ्लोर बड डिफरेंशियस हैं, वो कब निकलता है? वो अक्टूबर से दिसंबर तक। याद रखना, अक्टूबर से दिसंबर तक ही निकलता है। ध्यान रखना कब निकलता है, आपको पता होना चाहिए। अक्टूबर से दिसंबर तक के महीने में पुष्प कलिकाएं निकलती है। दिसंबर तक के महीने में क्या निकलती है? पुष्प कलिकाएं निकलती हैं। तो ये चीज भी आपको फाइंड आउट करनी है। पुष्प कलिकाएं जो बनती हैं, पुष्प कलिकाएं जो बनती हैं, वो पुष्प कलिका कब निकलती है? अक्टूबर से दिसंबर में। कितनी स्पेसिंग रखते हैं सर? दूरी r इंटू पी अपन बात करें, इसको अपन क्या कहेंगे? दूरी। और रो के से रो और प्लांट से प्लांट की दूरी अपन रखते हैं। तो स्पेसिंग जो इसमें रखते हैं 10 इंटू 10, कितनी रखते हैं? 10 इंटू 10 मीटर स्क्वायर रखते हैं। कितनी रखते हैं? 10 इंटू 10 मीटर स्क्वायर रखते हैं। तो ये जो स्पेसिंग है r इंटू पी, ये आपको पता होना चाहिए कितनी है? 10 इंटू 10 मीटर स्क्वायर स्पेसिंग रखते हैं। टेम्परेचर के बारे में अपन बात करें, टेम्परेचर के बारे में अपन देखें तो उपयुक्त टेम्परेचर के बारे में बात करें, उपयुक्त तापमान के बारे में बात करें तो उपयुक्त तापमान के बारे में अपन देखें तो उपयुक्त जो तापमान होता है वो कैसा होता है, आपको पता होना चाहिए। उपयुक्त तापमान के बारे में बात करें 24 से 28 सेंटीग्रेड। कितना होता है? 24 से 28 सेंटीग्रेड इसका क्या होता है? टेम्परेचर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। 24 से 28 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। और ये आपको उपयुक्त टेम्परेचर के बारे में एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको मैं बता देता हूं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो उपयुक्त टेम्परेचर का आपको पता होना चाहिए कितना है? 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त इसका क्या होता है? टेम्परेचर होता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज और पूछी जाती है कि आम में केवल आपको पता है, मैंगो आम के अंदर मान लीजिए, आम के अंदर मान लीजिए 100 पुष्प लगे हैं, 100 पुष्प लगे हैं, उसमें से याद रखना, यानी कि 1000 पुष्प लगे हैं,
1000 पुष्प में से केवल एक ही पुष्प, 1 से 2 पुष्प ही क्या करेंगे, फल देंगे। यानी कि 1000 पुष्पों में से 1 या 2 पुष्प ही क्या देते हैं, फल देते हैं। यानी कि रेशियो कौन सा होगा, 0.1% है। यानी कि आम में यदि 100 पुष्प लगेंगे, 100 पुष्प लग रहे हैं, उसमें से लगभग 1 पुष्प अपन देख लेते हैं, 0.01, यानी कि 1% अपन देख लें या 1% से कम देख लें, तो लगभग 1 पुष्प के द्वारा ही फलों का क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थात आम में केवल 0.1% पुष्पों से क्या बनते हैं, फल बनते हैं। ये याद रखना, आम के अंदर 0.1, याद रखना 0.1% पुष्पों से 1% का चिन्ह लगा देता हूं, पुष्पों से क्या बनते हैं, पुष्पों से फल बनते हैं। क्या बनते हैं, फल बनते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको ये नोट डाउन में पता होनी चाहिए कि इस तरीके से पुष्पों से क्या बनते हैं, फल बनते हैं। उसके बाद में उपज के बारे में अपन बात करें, किसके बारे में बात करें, उपज के बारे में। तो उपज लास्ट की बात है, 80 से 100 किलोग्राम प्रति पौधा इसमें उपज होती है। भंडारण की अपन लास्ट में बात करेंगे कि इसका। उसके बाद में एक चीज और पूछी जाती है इसमें, और वो चीज पूछी जाती है, याद रखना इसमें, यदि आपको उपज के बारे में पूछे तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति पौधा, 80 से 100 किलोग्राम प्रति पौधा आपको पता होना चाहिए। ये उसकी क्या होती है, उपज होती है। एक चीज पूछी जाती है, सर इसका भंडारण कैसे करते हैं। पहले अपन एक चीज पूछा जाते हैं, आम राष्ट्रीय, आम याद रख लेना है, आम अनुसंधान संस्थान, यानी कि राष्ट्रीय आम का अपन बात करें तो राष्ट्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहां पर है, आम अनुसंधान संस्थान कहां पर है, आपको पता होना चाहिए। आम का यानी कि मैंगो, नेशनल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, ये जो आपको पता होना चाहिए, लखनऊ यूपी के अंदर है। कहां पर है ये, लखनऊ यूपी में, लखनऊ यूपी के अंदर है। ध्यान रखना कहां पर है, लखनऊ यूपी में है। मैंगो, नेशनल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहां पर है, लखनऊ में है। उसके बाद में अपन आम को इस तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं, आम के अंदर आप ध्यान रखना। और यदि आपको भंडारण पूछ ले, आम में भंडारण, और भंडारण के लिए पूछ ले आपको आम के अंदर, तो ये भी पॉइंट आउट बहुत इंपॉर्टेंट है। भंडारण के बारे में पूछ ले तो याद रखना है 8 से 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 8 से 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। और उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होनी चाहिए वो 85 से 90% के आसपास क्या होनी चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। इसको अपन क्या कर सकते हैं, इस टेम्परेचर पर भंडारण कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब अपन आम को नियमित फल देने वाली और बहुभुणीय किस्में कौन सी हैं, और एकांतर फल देने वाली एक बहुभुणीय किस्में कौन सी हैं, उनके बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। और आम को इस तरीके से क्लासिफाई करेंगे कि इसमें एकांतर फलन की समस्या क्या होती है और नियंत्रण फलन की समस्या क्या होती है। यह भी अपन बात करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। देखो, आम में एक कंडीशन होती है, आम के अंदर ध्यान रखना एक चीज चलती है, एकांतर फलन, एकांतर फलन, और एक कंडीशन होती है नियमित फलन, रेगुलर फ्रूटिंग और एकांतर फ्रूटिंग, एक टाइम फ्रूटिंग। तो एकांतर फलन का मतलब होता है एक वर्ष में एक बार फल दे रहा है, दूसरे वर्ष में दूसरी बार फल नहीं दे रहे। यानी कि एक वर्ष के अंदर एक बार फल, एक बार फल तथा दूसरी बार तथा दूसरे वर्ष में फल नहीं देते, उसे क्या कहते हैं, एकांतर फलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एकांतर फलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एकांतर फलन। जिस टाइम वो फल दे रहे हैं, एक टाइम फल दे रहे हैं, उसको ऑन ईयर बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, ऑन ईयर बोला जाता है। और दूसरे वर्ष में वो फल नहीं दे रहे, एक वर्ष में फल देते हैं, यानी कि एक जिस वर्ष में फल देते हैं उस समय तो इसको ऑन ईयर बोला जाता है, और नहीं देते उस साल में उसको क्या बोला जाता है, ऑफ ईयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑफ ईयर। तो ये भी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि एक वर्ष में जिस साल फल दे रहे हो तो उसे ऑन ईयर बोला जाता है,
और जिस साल फल नहीं दिए जा रहे उसे क्या बोला जाता है, ऑफ ईयर बोला जाता है। नियमित फल जो अपन बात करें, नियमित फल के बारे में अपन बात करें तो ये दक्षिणी भारत जो होता है वहां पर नियमित फल देने वाली किस्में होती है, नियमित फल देने वाली बहुभूणीय किस्में होती है। और एकांतर फलन की समस्या उत्तरी भारत के अंदर सबसे बड़ी ज्यादा समस्या है। तो आपको याद रखना है नियमित रेगुलर फ्लो होती है, हर साल अपन को क्या कह देती है, हर साल फलन देती है। और ये जो होती है ये कौन सी होती है, नियमित फलन वाली होती है, नियमित फलन वाली होती है। तो ये जो एकांतर फलन और नियमित फलन वाली कंडीशन जो पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है मैंगो के अंदर। और इस तरीके से मैंगो को देखें अपन, तो मैंगो को इस तरीके से देखें तो उत्तरी भारत के अंदर, उत्तरी भारत के अंदर एकांतर फलन वाली कंडीशन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, एकांतरण फलन वाली। और अपन बात करें दक्षिणी भारत के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, दक्षिणी भारत के बारे में बात करें। दक्षिणी भारत में ज्यादातर अपन देखें तो उसमें एकांतर फलन के अलावा अपन बात करें नियमित फल वाली होती है, एक भूनी है। ये कौन सी होती है, ये एकांतर फलन वाली एक भूनी होती है जिसमें एक भून बनता है, केवल क्या बनता है, एक भूनी होती है। और ये जो नियमित दक्षिण भारत में जो होती है मैंगो की वैरायटी वो नियमित फल वाली होती है, नियमित फलन वाली होती है। और नियमित फलन वाली में क्या होता है, इसमें अपन बात करें तो बहुभूणीय होती है। कैसी होती है, बहुभूणीय होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि दक्षिणी भारत के अंदर अपन बात करें, महाराष्ट्र महाराष्ट्र इनकी बात करें तो वो नियमित फल वाली होती है। और उसमें अपन बात करें तो उसमें बहुभूणीय कंडीशन, पोनी एम्ब्रियो कंडीशन पाई जाती है। एक ही गुटी से, एक ही बूंद से कई प्रकार के इसमें क्या बन जाती है, जर्मिनेशन हो जाता है, पेड़ों का निर्माण हो जाता है। जबकि इसमें अपन बात करें तो इसमें एक ही भूण पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, एक ही भूण पाया जाता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में अपन ने बात कर ली है जो एग्जाम के रिलेटेड से बहुत कि नियमित फलन और एकांतर फलन वाली समस्याएं किसमें होती है, ये मैंगो के अंदर पाई जाती है। उत्तरी दक्षिणी भारत में नियमित फल देने वाली किस्में होती है, बहुभूणीय किस्में होती है। उत्तरी भारत में एकांतर फलन देने वाली एक भूणीय किस्में होती हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट चर्चाएं अपन बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखना महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अपन बात करने वाले हैं, आम के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अपन बात करें, महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट कौन से हैं। अब देखो सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है आम के अंदर पोटास की कमी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना आम में किसकी कमी नहीं होनी चाहिए, आम में पोटास की कमी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना पोटास की कमी नहीं होनी चाहिए। पोटास की कमी नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आम के अंदर किसकी कमी नहीं होनी चाहिए, पोटास की कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आपको इसमें एक दो इंपॉर्टेंट इंसेक्ट लगते हैं, सामान्य इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता रहा हूं, एक तो फल मक्खी और एक स्टोन वीवल के प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए एक विशेष प्रतिक्रिया करते हैं, विशेष क्रिया करते हैं। ध्यान रखना, याद रखना, यहां पे मैं आपको पॉइंट आउट करके लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान रखना। एक होती है, अपन इस तरीके से देखें, एक फल मक्खी के बारे में बात करें और एक स्टोन वीविल्स के बारे में बात करें, ये दोनों इंसेक्ट है। ध्यान रखना ये दोनों क्या है, कीट हैं। किसके, आम के। कीट किसके हैं, आम के। आम के कीट कौन से हैं, आम के कीट ये रे, और वो कौन से हैं, ये वाले कीट हैं, फल मक्खी और स्टोन वीविल्स। इसके प्रबंधन के लिए याद रखना, इसके प्रबंधन के लिए, किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए एक चीज अपनाई जाती है जिसको अपन क्या कहते हैं, वाष्प उष्मा उपचार। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वाष्प उष्मा उपचार। ये इसको बोला जाता है जिसको अपन बोलते हैं वेपर हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वेपर हीट ट्रीटमेंट, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं VHT लिखते हैं। क्या लिखते हैं, VHT। और इसका जो टेम्परेचर रखते हैं वो रखते हैं 43 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इनको विलुप्त किया जाता है। कितने सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 43 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में उष्मा देके
इसको फल मक्खी और स्टोन वीविल जो होती है वो आपको पता है क्वारंटाइन के लिए भी बहुत मुख्य रूप से प्रसिद्ध किस्म वो है जिनका क्वारंटाइन किया जा सकता है, ध्यान रखना आपको पता होना चाहिए। तो प्रबंधन हेतु अपन बात करें तो याद रखना इन दोनों कीटों के प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, इनके उपचार के लिए वेपर हीट ट्रीटमेंट रखते हैं, वाष्प उष्मा उपचार रखते हैं। उसमें टेम्परेचर जो रखते हैं वो टेम्परेचर 43 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं। कितना रखते हैं? 43 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें अपन, दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको भी कॉलम में अपन देख लेते हैं। इस तरीके से कॉलम में अपन देख लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर याद रखना आम के अंदर एक पिंजरा तकनीक अपनाई जाती है। आम में केजिंग और तकनीक आम में बोलते हैं, आम को आम में एक ध्यान रखना केजिंग तकनीक, केजिंग तकनीकी या अपन बोले इसको पिंजरा तकनीकी। या इसको अपन बोले पिंजरा तकनीकी। अब इससे रिलेटेड अपन बात करें तो जो हाउस फ्लाई है उसके प्रयोग के लिए करते हैं। यह तकनीकी किसने? RN सिंह ने द्वारा परागगण में सहायक होती है। यह ध्यान रखना, परागगण में सहायक होती है। किसमें सहायक होती है? परागगण में सहायक होती है यह तकनीक। और किसके लिए किया गया था यह तकनीक? ये जो तकनीक अपनाई गई थी ये घरेलू मक्खी है, हाउस फ्लाई है, उसके लिए। कौन सी मक्खी के लिए? हाउस फ्लाई के लिए। ये तकनीक अपनाई जाती है हाउस फ्लाई के लिए। और किसने इसके डेवलप किया था? RN सिंह ने, यानी कि RN सिंह वैज्ञानिक ने इसको क्या किया था? डेवलप किया था। ध्यान रखना RN सिंह वैज्ञानिक ने, याद रखना RN है ये, ध्यान रखना ये क्या है? N है। तो याद रखना अपन, यदि आपको कोई पूछे कि केजिंग तकनीक या पिंजरा तकनीक किससे रिलेटेड है तो परागकण करवाने से संबंधित तकनीक है। जो घरेलू मक्खी होती है, हाउस फ्लाई होती है, उसमें प्रयोग करते हैं। और यह तकनीक किसने विकसित की थी? RN सिंह द्वारा विकसित की गई थी, जो परागकण में सहायक होती है। किसमें सहायक होती है? परागकण में सहायक होती है। तो मैंने बता दिया केजिंग तकनीक, पिंजरा तकनीक किसमें अपनाई जाती है? आम में। क्यों अपनाई जाती है? परागकण करवाने के लिए, परागकण में सहायक होती है। और वो किसके लिए अपनाई जाती है? हाउस फ्लाई के लिए अपनाई जाती है। RN सिंह ने इसको क्या किया था? विकसित किया था। किसने विकसित किया था? RN सिंह ने इसको क्या किया था? विकसित किया था। तो ध्यान रखना, जब आम की तुड़ाई करते हैं, जब मेच्योरिटी होती है तो उसका जो ब्रिक्स रेशियो होता है वो कितना होना चाहिए? ध्यान रखना, मेच्योरिटी के समय ब्रिक्स रेशियो जो होता है, TSS जो होता है, टोटल सोल्यूबल जो साल्ट होता है, वो कितना होना चाहिए? ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, आम के अंदर अपन बात करें TSS के बारे में, टोटल सोल्यूबल साल्ट, यानी कि अपन बात करें कुल घुलनशील पदार्थ के बारे में बात करें, जिसको TSS बोलते हैं। जब हार्वेस्टिंग करते हैं, पूर्ण मेच्योर टाइप का होता है तो उस समय उसका ब्रिक्स रेशियो 20 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका जो 20 ब्रिक्स रेशियो होता है, TSS कितना होता है आम के अंदर मेच्योरिटी के समय? 20 ब्रिक्स रेशियो होता है। ये आपको पता होना चाहिए, इसको अंडरलाइन कर लेना, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। उसके बाद में एक वेराइटी है, नोट करके यहां पे लिख रहा हूं मैं, एक वेराइटी है जिसका नाम है जेवियर। जेवियर एक ऐसी वेराइटी है, जेवियर एक ऐसी वेराइटी है, इस जेवियर का जो TSS है वो सबसे ज्यादा होता है, वेराइटी है। और इसका नॉर्मल अपन TSS के बारे में बात करें आम में मेच्योरिटी के समय वो 20 ब्रिक्स रेशियो होता है, आपको पता है। यदि अपन बात करें जेवियर किस्म के बारे में बात करें, ये जेवियर वेराइटी है, ध्यान रखना जेवियर किस्म है, उसमें जो TSS है वो ज्यादा है, 24 ब्रिक्स रेशियो है। कितना है? 24 ब्रिक्स रेशियो। तो ये दोनों बात आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्मल अपन मेच्योरिटी के टाइम जो अपन बात करें मैंगो का जो ब्रिक्स रेशियो है वो 20 है। और वैसे जेवियर किस्म जो है, एक जो अपन बात करें प्रोसेसिंग के लिए काम में आती है, उसमें 24 ब्रिक्स रेशियो है। उसके बाद में इसके मूल वृंत के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? आम के मूल वृंत के बारे में बात करें, रूट स्टॉक के बारे में बात करें। और रूट स्टॉक अपन इस तरीके से देखेंगे, पोलियो एम्ब्रियो रूट स्टॉक के बारे में बात करें, या पोली बहुमूनीय मूल वृंत कौन से होते हैं, या लवण प्रतिरोधी मूल वृंत। इसको दो तरीके से अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो लवण प्रतिरोधी, लवण प्रतिरोधी, और एक बहुमूलता दर्शाने वाले अपन को मूल रूट स्टॉक आपको देखने हैं। एक कौन से? बहुमूलीय मूल वृंत, बहुमूलीय मूल वृंत। तो लवण के प्रतिरोधी और बहुमूलीय मूल वृंत कौन से हैं? लवण के प्रतिरोधी मूल वृंत जो है, लवण के प्रतिरोधी रेसिस्टेंट है, साल्टेजेस के साल्टिंग के लिए रेसिस्टेंट है, साल्ट से रेसिस्टेंट है, वो मूल वृंत आपको नाम याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है कुरुकुन,
याद रखना कौन सा है, आपको मैं यहां पे लिख देता हूं, एक ध्यान रखना कौन सा है, एक तो कुरुकन है, एक तो कौन सा है, कुरुकन है, और दूसरा अपन बात करें, दूसरा जो है वो है मुवंदन, मुवदन, मुवंदन, मूवंदन। ये जो ऐसे मूलवृष्ट है जो साल्ट से रेसिस्टेंट है। बहुभुनीय मूलवंत के बारे में अपन बात करें तो ओलोर और विलाई कोलन, ओलोर, ओलूर भी होता है कहीं पर, ओलूर और विलाई कोलम्मन। तो ये जो मूलवंत हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। बहुगुणीय मूलवंत कौन से होते हैं, पोलियम्ब्रीय मूलवंत कौन से होते हैं। मुख्य रूप से दो मूलवंत आपको बता रहा हूं, एक ओलूर है और एक कौन सा है, विलाई कोलम्बन है। और दूसरा अपन बात करें लवण से रेसिस्टेंट प्रतिरोधी कौन सा है, कुरुकन है, और एक मूवंदन है, कौन सा है, मूवंदन है। तो इस तरीके से ये आपको मैंने मूलवंत के बारे में बता दिया है। एक चीज और एग्जाम में पूछी जाती है कि फल गिरने से, अपन बात करें यहां पर, अपन लिख लेते हैं एक बार यहां पर, और इस डब्बे में अपन पैक करके एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार यहां पे लगा देते हैं। ये पॉइंट आउट मैंने बता दिया, ये पॉइंट आउट मैंने आपको बता दिया है टीएसएस वाला। एक चीज और पूछी जाती है यहां पर, और वो एक चीज पूछी जाती है कि फल गिरने से रोकने का काम कौन करता है। ध्यान रखना, फ्रूट ड्रॉपिंग, ऐसा को आम में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो फल जो ड्रॉपिंग हो रहे हैं, गिर रहे हैं, उनको रोकने के लिए किस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। यह भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हार्मोन से रिलेटेड। तो यदि आपको पूछा जाए, आपको यह पूछा जाए कि फल को गिरने से बचाने के लिए, फल को गिरने से बचाने के लिए कौन से हार्मोन्स का यूज करते हैं, यदि आपको पूछा जाए, देखो ये पूछा जाए फल को, या इस तरीके से अपन इसमें लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सके, और इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं, फल को गिरने से बचाने वाला, फलों को गिरने से बचाने वाला हार्मोन, हार्मोन्स के बारे में अपन बात करें तो इसका जो हार्मोन्स होता है वो कौन सा होता है, 2,4-D होता है। ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, 2,4-D याद रखना, यही पूछा जाता है। कितना पीपीएम लेते हैं, याद रखना 10 पीपीएम, एट द रेट कितनी लेते हैं इसकी, 10 पीपीएम, याद रखना कितनी लेते हैं, 10 पीपीएम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फल को गिराने से बचाने के लिए आम में किस हार्मोन्स का छिड़काव करते हैं, उस हार्मोन का नाम क्या है। और ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो फल को गिराने से, यानी कि अपन बात करें ये फल लगे हैं, और फल लगे के कभी क्या हो जाते हैं, ड्रॉपिंग करने लग जाते हैं, समस्या आ जाती है, कच्चे फल ही नीचे गिरने लग जाते हैं। और ये ऑक्सीजन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। तो ऑक्सीजन देने के लिए अपन को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देना पड़ेगा, और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कौन सा होता है, 2,4-D होता है। तो मुख्य रूप से 2,4-D खरपतवार को मारने में भी काम में आता है। ध्यान रखना, हर्बिसाइड्स के रूप में भी काम में आता है, तो फाइटो हार्मोन्स के रूप में, हार्मोन के रूप में भी काम में आता है। वो कौन सा हार्मोन है, 2,4-D। तो इसको बचाने के लिए आपको 2,4-D का 10 पीपीएम अपन को क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। 2,4-D का 10 पीपीएम अपन को क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। तो ये सारी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट से अपन बात करने वाले हैं। और नेक्स्ट जो आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है वो अपन देखेंगे कि इसके अंदर कुछ रोग होते हैं, उस रोग को नियंत्रण के लिए भी कुछ चीजें, जैसे कि फल गिरने से रोकने के लिए एक होता है गुच्छा रोग, मैंगो मालफॉर्मेशन। एक रोग होता है इसमें मैंगो मालफॉर्मेशन, ध्यान रखना, याद रखना, एक रोग होता है जिसका नाम है मैंगो रोग। अभी बता देता हूं मैंगो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, पॉइंट आउट से आपको डिक्लेयर कर रहा हूं, डिटेल से थ्योरी से नहीं पढ़ा रहा। जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती है उसी चीजों के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। मैंगो मालफॉर्मेशन, मैंगो मालफॉर्मेशन का मतलब होता है, मैंगो मालफॉर्मेशन एक गुच्छा मुच्छा रोग होता है। एक अपन बात करें तो मैंगो मालफॉर्मेशन गुच्छा रोग बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, गुच्छा रोग। जो मैंगो की पत्तियां होती है, जो लीफ वाला भाग होता है, इस तरीके से अपन लीफ वाले भाग के बारे में बात करें,
और ये जो लीफ वाला भाग होता है और यहां पे ये फ्रूट लग रहा है इस तरीके से, तो ये एक जगह आकर एक जगह इकट्ठे होकर क्या बना लेते हैं, गुच्छा बना लेते हैं और उसे माल फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, माल फॉर्मेशन कहते हैं। ये माल फॉर्मेशन हो गया। तो इससे ये किसकी वजह से होता है, इसका रीजन अपन बात करें, कारण बात करें तो कारण अभी तक पूरा याद नहीं है, फिर भी कोई बताता है कीट की वजह से होता है या किसी हार्मोन के असंतुलन की वजह से होता है, हार्मोन के असंतुलन की वजह से होता है, कोई इसका रीजन माइकोप्लाज्मा भी बताता है, माइकोप्लाज्मा की वजह से, और कोई इसके बारे में कवक के बारे में भी बताता है कि कवक की वजह से। तो इसका अभी तक कोई याद रीजन नहीं है। मुख्य रूप से अपन देखें तो इसका मुख्य कारण हार्मोन की असंतुलन की वजह से होता है, ध्यान रखना। लेकिन कई वैज्ञानिक कीट बता देते हैं, कवक बताते थे, जीवाणु बनाते थे, माइकोप्लाज्मा, लेकिन इसका मुख्य कारण है मैंगो मालफॉर्मेशन होने का हार्मोन के असंतुलन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, हार्मोन की असंतुलन की वजह से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इसमें ध्यान रखना ये जो होती है, एक ध्यान रखना ये जो विधि होती है इसके नियंत्रण के लिए इसमें एक हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। इसके नियंत्रण के लिए एक हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। उस हार्मोन का नाम को आपको पता होना चाहिए, नेफेथिलीन एसिटिक एसिड डालते हैं 200 ppm। ध्यान रखना कौन सा डालते हैं, नेफेथिलीन एसिटिक एसिड डालते हैं। कितना ppm डालते हैं, 200 ppm डालते हैं। कितना ppm डालते हैं, 200 ppm नेफेथिलीन एसिटिक एसिड डालते हैं। ध्यान रखना 200 ppm क्या डालते हैं, नेफेथिलीन एसिटिक एसिड डालते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंगो के अंदर जो मैंगो मालफॉर्मेशन होते हैं उसके नियंत्रण के लिए कौन से हार्मोन्स का छिड़काव करते हैं, क्योंकि वो मुख्य रूप से हार्मोन के असंतुलन की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद में एक चीज और पूछी जाती है कि आम की तुड़ाई से संबंधित कौन सी अवस्था होती है, आम की तुड़ाई की अवस्था कौन सी होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना आम की तुड़ाई अवस्था यदि आपको पूछी जाए, तुड़ाई अवस्था आपको पूछी जाए तो वो कौन सी अवस्था है आपको पता होना चाहिए। वो जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है वो आपको पता होना चाहिए। वो जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, वो उसे टपका विधि बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, टपका अवस्था बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, टपका अवस्था। उसे क्या बोला जाता है, टपका अवस्था बोला जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। फलों को जारना थिनिंग किसके द्वारा होती है, नेफेथिलीन एसिटिक एसिड द्वारा। और आम का परिपक्वता अवस्था का सूचक क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी मानी जाती है। जब आप परिपक्वता पर हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में अपन बात करें तो वो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि अपन बात करें आम की परिपक्वता के समय, इस डायग्राम को अपन यहां से हटा देते हैं और यहां पे इंपॉर्टेंट बात अपन को बता देते हैं कि परिपक्वता के समय अपन बात करें, किसके समय, परिपक्वता के समय अपन बात करें तो परिपक्वता के समय यदि अपन देखें तो परिपक्वता के समय जो होती है आम में, परिपक्वता के समय, परिपक्वता के समय जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में अपन बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है आपको ध्यान रखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी वो होती है जो मैच्योरिटी के समय एक ग्रेविटी होती है और ये स्पेशली ग्रेविटी होती है जो इसका मान होता है, तो उसे स्पेसिफाई ग्रेविटी बोलते हैं। और ये कितनी होती है मुख्य रूप से अपन देखें तो ये इसका मान आपको याद रखना है। यहां पे लिख देता हूं मैं, याद रखना इस कॉलम में लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो मान होता है 0.01 से 0.02, ध्यान रखना 1.01 से 1.02, ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्पी आम में परिपक्वता के समय स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी मानी जाती है, 1.01 से 1.02 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 1.02 से 1.02।
उसके बाद में एक वेपर हीट ट्रीटमेंट तो आपको पता है आम के विविल्स और फल मक्खी के प्रबंधन के लिए लिख करते हैं, लेकिन आम की कलम में जड़ों की वृद्धि हेतु ध्यान रखना, आम की जो अपन प्रवर्धन के बताएंगे अभी प्रवर्धन कौन सा होता है, आम में जो प्रवर्धन करते हैं उस प्रवर्धन के दौरान उसकी अपन को कलम निकालनी है। क्या निकालनी है? कलम निकालनी है। तो जड़ों में कलम निकाल, कलम में जड़ों की वृद्धि करने, उस कलम में जड़ों की वृद्धि करने के लिए अर्थात रूट स्टॉक में जो कलम लेते हैं उस कलम में जड़ों की वृद्धि करने के लिए उस कलम को किसमें डाला जाता है? क्या जड़ों की वृद्धि करने के लिए क्या देते हैं? तो उसमें बॉटम हीट ट्रीटमेंट लेते हैं। क्या प्रबंधन करते हैं, क्या मैनेजमेंट करते हैं? BST बॉटम हीट ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि इस कलम को उस हीट के अंदर बॉटम हीट, बॉटम वाला भाग होता है उस हीट में डाला जाता है और उसका जो टेम्परेचर जल्दी प्रवर्धन के लिए उसका जो टेम्परेचर होता है वो 32 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। कितना सेंटीग्रेड होता है? 32 सेंटीग्रेड। तो आपको पूछे कि आम के अंदर आम की कलम में जड़ों की वृद्धि हेतु याद रखना, आम की कलम में जड़ों की वृद्धि हेतु अपन बात करें तो आम की कलम में जड़ों की वृद्धि हेतु अपन बात करें तो एक हार्मोन्स का यूज करते हैं, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और वो अपन बात करें हार्मोन्स के साथ साथ अपन बात करें एक बॉटम हीट ट्रीटमेंट लेते हैं और उसमें जो ट्रीटमेंट लेते हैं उसका जो टेम्परेचर लेते हैं BST बॉटम हीट ट्रीटमेंट लेते हैं और उसका जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर कितना सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है? 32 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। कितना सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है? 32 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये मैंगो माल फॉर्मेशन मैंने बता दिया है, नियंत्रण मैंने बता दिया है। तो आम की तुड़ाई अवस्था में अपन टपका अवस्था बोलते हैं, आम की कलम में जड़ों की वृद्धि करने के लिए बॉटम हीट ट्रीटमेंट यूज करते हैं जिसका टेम्परेचर 32 सेंटीग्रेड होता है और आम को तुड़ाई के समय, परिपक्वता के समय 20 ब्रिक्स रेशियो होना चाहिए। उसके बाद में उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.01 से 0.2 के आसपास होती है। तो ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन थी मैंगो से संबंधित, वो सारी जनरल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब अपन इसकी किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? इसके किस्मों के बारे में। एक चीज और इसमें पूछी जाती है, आम के अंदर एक चीज और पूछी जाती है, इसकी जो जितनी भी वेराइटीज हैं, वेराइटीज के बारे में रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार एग्जाम में इसके वेराइटीज से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके कुछ ऐसी वेराइटीज होती है जिनका क्रॉस अपन समझने की कोशिश करेंगे ट्रिक के माध्यम से। एक बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में एक सारणी के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि आम की जो संकृत किस्म है उनको किस तरीके से अपन ट्रिक के माध्यम से समझने। आम की जो संकृत किस्म है, आम की संकरण किस्में हैं, तो आम की जो संकरण किस्में हैं उनको अपन इस तरीके से एक छोटा सा देख लेते हैं जो जहां पर एग्जाम में पूछ संकर किस्में कौन सी हैं वो पूछी जाती है, ध्यान रखना एग्जाम में। तो आम की संकर किस्मों के बारे में अपन बात करें, जैसे अपन ट्रिक देखें तो जैसे मलिका है, मलिका क्या है? संकृत किस्म है। मलिका के बाद में अपन बात करें तो मलिका के बाद में रत्ना है। कौन सी है? रत्ना है। और एक संकृत किस्म के बारे में अपन बात करें तो रत्ना के बाद में अपन देख लें आम्रपाली है। कौन सी है? आम्रपाली है। उसके बाद में अपन बात करें आम्रपाली के बाद में अपन बात करें, आम्रपाली के बाद में अपन बात करें अर्का नीलकिरण है, अर्का नीलकिरण है। उसके बाद में सिंधु है। ये अपन बात करें मैन चार वेराइटियों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। सिंधु है, सीडलेस वेराइटी है, अर्का नीलकरण है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटियाज हैं उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं अभी। और उसके बाद में अपन जितनी भी वेराइटियाज हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो एक सिंपली आपको मैं बात करूं मलिका के बारे में। मलिका को हम किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे? मलिका को अपन एम के द्वारा, यानी कि अपन किस ट्रिक से याद करेंगे? ट्रिक याद रख लेना, आप ट्रिक याद रख लेना और एक ट्रिक याद रख लेना, ट्रिक एम। अपन जो किस्म है उसको ट्रिक के रूप में अपन इसको क्या दे देते हैं? एम नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? एम नाम दे देते हैं। और ये एम क्या हो गया? इसका जो क्रॉस होता है, यानी कि क्रॉस के बारे में बात करें, इसके किसके बारे में बात करें? क्रॉस के बारे में बात करें। मलिका का जो क्रॉस होता है उस क्रॉस के बारे में अपन बात करें तो यहां पे देखते हैं क्रॉस कौन सा होता है मलिका का, और मलिका का क्रॉस होता है नीलम इंटू दशहरी, यानी कि नीलम इंटू दशहरी। कौन सा होता है? नीलम इंटू दशहरी। नीलम इंटू क्या होता है? दशहरी।
और याद करने की ट्रिक जो होती है नीलम इंटू दशहरी। अब आपको इसको याद करने का, नीलम को एन, नीलम को क्या बोलते हैं, नीलम को हम क्या बोलते हैं, नीलम को एम बोलते हैं, नीलम इंटू दशहरी। तो याद रखना ये एम आ गया, एम का मतलब क्या हो गया मलिका, एम का मतलब क्या हो गया मलिका, नीलम का मतलब क्या हो गया एन, इसका मतलब एन हो गया, इसका मतलब डी का मतलब डी दशहरी हो गया। तो आपको पता है एम एन डी, आपको पता होना चाहिए इसका जो ट्रिक याद करें, क्योंकि मलिका और मलिका को यहां पे रख लेते हैं तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं एम एन डी, यानी कि अपन बात करें नीलम इंटू दशहरी का क्रॉस क्या है मलिका, यानी कि शॉर्ट आउट में यहां पे लिख दें एम एन डी, क्या हो गया एम एन डी। तो ये आपको पता होना चाहिए, एम का मतलब क्या हो गया मलिका और मलिका का क्रॉस क्या है नीलम इंटू दशहरी, मलिका का क्रॉस क्या है नीलम इंटू दशहरी। फर्स्ट वाला कैपिटल वो ये आ जाएगा, ट्रिक के अनुसार वैरायटी का नाम आ जाएगा मलिका और मलिका का क्रॉस क्या हो जाएगा नीलम इंटू दशहरी। उसके बाद में सेकंड वाली बात करें तो ट्रिक के लिए याद रखने के लिए एम याद कर रहे हैं, एन याद कर रहे हैं, डी याद कर रहे हैं। इसी तरीके से सेकंड वाली जो है रत्ना है, कौन सी है रत्ना, और रत्ना के लिए आपको पता होना चाहिए, रत्ना के लिए अपन क्या लिखते हैं आर लिखते हैं, आर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं आर, ट्रिक के लिए आर लिख देते हैं। इसका जो क्रॉस है वो क्रॉस किस तरीके से करते हैं, क्रॉस देखें तो रत्ना का क्रॉस होता है आपको पता है आर एन ए, नीलम इंटू एल्फेंजो, नीलम इंटू एल्फेंजो। रत्ना का क्रॉस क्या होता है नीलम इंटू एल्फेंजो, यानी कि एल्फेंजो क्या है वैरायटी है, तो नीलम इंटू एल्फांसो, एल्फांसो। एल्फांसो को अपन किसके द्वारा देखते हैं ए के द्वारा, नीलम को किसके द्वारा देखते हैं एन के द्वारा, और आर ये आई गया तो आरएनए हो गया, यानी कि आर ये आई गया, ये ट्रिक वाला आर। रत्ना का क्रॉस क्या है, आर का मतलब क्या हो गया रत्ना, रत्ना का क्रॉस क्या है नीलम इंटू एल्फेंजो, नीलम को किससे दर्शाते हैं एन से, एल्फेंजो को ए से, पहला तो आर एन ए हो गया। ट्रिक याद करने की ट्रिक क्या हो गई आर एन ए हो गई, कौन सी हो गई आर एन ए। आर का मतलब रत्ना, आर का मतलब रत्ना, रत्ना का क्रॉस क्या है एन का मतलब नीलम इंटू एल्फेंजो, और ट्रिक करने की याद नीलम इंटू एल्फेंजो। ये ट्रिक करने की, ये याद करने की ट्रिक हो गई, ये याद करने की क्या होगी ट्रिक याद करने की हो गई। तो याद एमएनडी इसकी ट्रिक याद करने की हो गई। उसके बाद में आम्रपाली के बारे में बात करें तो आम्रपाली के लिए ए लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं ए, आम्रपाली के लिए ए लिखते हैं आपको पता ही है। और दशहरी इंटू नीलम क्रॉस करें अपन तो आम्रपाली का क्रॉस क्या होता है आरएनए आपको पता है और एमएनडी आपको पता है, दोनों हो गई। लेकिन जैसे ही डीएनए आ जाएगा, डीएनए के बारे में आप बात करें तो डीएनए का मतलब हो गया दशहरी इंटू नीलम, डी का मतलब क्या हो गया अपन बात करें तो आम्रपाली का क्रॉस क्या हो गया, आम्रपाली का क्रॉस हो गया अपन को पता है दशहरी इंटू नीलम, कौन सा हो गया दशहरी इंटू नीलम। अब डी को अपन लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, नीलम को बाद में लिख लेते हैं, एन को लिख देते हैं और ए लिख देते हैं, और ए लास्ट में लिख लेते हैं। इसमें डीएनए आ गया तो आम्रपाली, ए का मतलब क्या हो गया आम्रपाली, डी का एन का मतलब हो गया नीलम दशहरी, यानी कि दशहरी इंटू नीलम किसका क्रॉस है, दशहरी इंटू नीलम किसका क्रॉस है, ए का मतलब आम्रपाली का क्रॉस है। किसका क्रॉस है आम्रपाली का क्रॉस है। सिंधु के बारे में बात करें तो सिंधु किसका क्रॉस है आपको पता होना चाहिए, सिंधु रत्ना इंटू एल्फेंजो की, रत्ना इंटू अपन बात करें रत्ना इंटू एल्फेंजो क्रॉस करें अपन रत्ना इंटू एल्फांसो, और रत्ना इंटू अल्फांसो हैं तो अपन आर से दर्शाते हैं, अल्फांसो को ए से दर्शाते हैं। तो आपको पता है सिंधु है तो आर ए एस हो गया, क्या हो गया आर ए एस हो गया, ये क्या हो गया आर ए एस हो गया, आर ए एस का मतलब हो गया रत्ना इंटू अल्फेंजो इंटू सिंधु, एस का मतलब क्या हो गया सिंधु हो गया। अर्का नीलकरण के बारे में आपको पता है अल्फेंजो इंटू नीलम, अर्का नीलकरण के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्रॉस जो है इसका क्रॉस जो अपन बात करें नीलम इंटू इसका जो क्रॉस होता है नीलम इंटू सॉरी अल्फांसो इंटू सॉरी यहां पे लिखना, ये जो क्रॉस है वो इस तरीके से अपन बात करें तो इसका जो क्रॉस होता है वो क्रॉस याद रखना, क्रॉस क्या है इसका आपको क्रॉस का पता होना चाहिए अल्फांसो इंटू नीलम, अल्फांसो इंटू नीलम। तो ये इसकी ट्रिक है याद करने की। इस तरीके की ट्रिक मैंने आपको चार के बारे में एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन्हीं के बारे में मैंने आपको ट्रिक बता दी, लिखा दी और एक डायग्राम से माध्यम से आपको समझा दिया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज के बारे में आज की क्लास के बारे में आज डिस्कस किया है और इसकी डिटेल जानकारी अपन नेक्स्ट क्लास में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आम सबसे बड़ा फ्रूट्स है तो इसको, क्योंकि इसी से राष्ट्रीय फल है और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन देखेंगे, दूसरे पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद में दूसरा अपना जो फ्रूट है पपाया उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।